नमस्कार बच्चों, राम राम, नमस्कार सभी को। तो हरियाणा जीके का बेसिक लेक्चर से आज हम स्टार्ट करेंगे। हरियाणा जीके स्टार्ट करेंगे और हरियाणा जीके के बिल्कुल बेसिक लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे आज हरियाणा का बेसिक लेक्चर। तो सबसे पहले हम इसके बारे में, हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे दो तीन बातें। इसके पहले तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसका शाब्दिक अर्थ। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में दो बातें पढ़ेंगे। इसमें दो तीन चीजें दी हुई है आपकी। एक तो याद रखना है हरित का अरण्य। एक बात याद रखनी है हर का एन। एक बात याद रखनी है हरित अरण्य। ये तीन बातें सुनिए ध्यान से कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, सुनिएगा। अब हरित का अरण्य इसको कहा गया कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, खेलने की जगह, भगवान श्री कृष्ण के खेलने की जगह। हर का एन इसे कहा गया भगवान शिव का घर कहा गया। बेटे क्या कहा गया? भगवान शिव का घर कहा गया। हरित अरण्य, हरित क्या होता है? हरा भरा, यानी इसे क्या कहा गया? हरा भरा अक्षेत्र। ध्यान से सुनेंगे। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है हरित का अरण्य, यानी भगवान कृष्ण की क्रीड़ास्थली। कभी भगवान यहाँ खेलने की जगह होती थी कृष्ण भगवान की। हर का अरण्य कि शिवजी भगवान का घर बोलते हैं इसको। और हरा भरा अक्षेत्र। ये जो हरियाणा शब्द लिया गया है, ये जो शब्द लिया गया है, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? कि जी उत्पत्ति हुई हरियाणकम शब्द से। दो शब्दों से मिला है, हरियाणकम। अब इसमें जो हरि है, इस हरि का मतलब होता है बेटे घोड़ा, और यानम इसका मतलब होता है सवारी। क्या मतलब होता है? सवारी। यानी जो हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है हरियाणकम से हुई है, जिसका मतलब होता है घोड़े की सवारी। ये बात आपको दो तीन याद रखनी है। अब इसमें याद रखना है इसका नामकरण। क्या याद रखना है? नामकरण। कि हरियाणा का नाम कैसे कैसे। एक तो इसे याद रखना है, हरियाणा को बेटे भगवान का प्रवेश कहा गया। क्या कहा गया? भगवान का प्रवेश। और इसका जो प्राचीन नाम है भगवान का प्रवेश कह लो, या इसी को फिर क्या कहा गया बेटा? ब्रह्मावर्त कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मावर्त। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का प्राचीन समय में नाम क्या था, ब्रह्मावर्त लिखा आ जाए या ब्रह्म या आपका लिखा आ जाए ब्रह्म ऋषि। क्या लिखा आ जाए? ब्रह्म ऋषि। या लिखा आ जाए ब्रह्मा की उत्तरवेदी। क्या लिखा जाए बेटा? ब्रह्मा की उत्तरवेदी। पेपर ने क्वेश्चन पूछा कि प्राचीन समय में हरियाणा का नाम क्या था। ऑप्शन था ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म की उत्तरवेदी या उपरोक्त सभी। क्या आंसर होना चाहिए? उपरोक्त सभी। ये जो ब्रह्मावर्त है, ये जो ब्रह्मावर्त शब्द है, ये मनुस्मृति में भी क्या नाम है? हमारा एक ग्रंथ है मनुस्मृति, और मनुस्मृति में नाम क्या है? ब्रह्मावर्त। पेपर में क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्मावर्त शब्द यानी मनुस्मृति में हरियाणा का नाम क्या है, चाहे ऐसे पूछ ले ब्रह्मावर्त, या ब्रह्मावर्त शब्द कहाँ है, तो मनुस्मृति में भगवान का प्रवेश कहा गया। एक बात याद रखनी है, एक प्राचीन संस्कृत अभिलेख। अभिलेख क्या होता है बच्चे? अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि अभिलेख क्या होता है,
अभिलेख प्राचीन समय में राजा महाराजाओं की जो दीवार पे या पत्थरों पे लिखी हुई जो भी चीजें साक्ष्य एविडेंस प्रूफ हमें मिले वो क्या कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। तो एक प्राचीन संस्कृत अभिलेख में एक लिखा मिला है, क्या लिखा मिला है कि एक्चुअल में जो आपका हरियाणा है इसे धरती का स्वर्ग कहा गया। क्या कहा गया बेटा, धरती का स्वर्ग। सुनिए ध्यान से, जिस भूभाग बैठे हो ये स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है हरियाणा। कैसे कि जैसे हरियाणा में बाढ़ नहीं आती है, लेकिन जैसे उत्तराखंड में आपकी केरला में तबाही आई थी वैसी बाढ़ नहीं आती। यहाँ भूकंप नहीं आते हैं लेकिन जापान जैसे भूकंप नहीं आते, वोल्केनो का ब्लास्ट नहीं होता, यहाँ सूखा नहीं पड़ता। मोस्टली चीजें हमारे यहाँ पैदावार ठीक है, मतलब हम धरती के ठीक ठाक जगह पे हैं, 2 टाइम की रोटी ठीक ठाक मिल जाए है, तो धरती का स्वर्ग कहा गया किसे, हरियाणा को, प्राचीन संस्कृत अभिलेख में। ठीक है जी। एक बात याद रखनी है, हमारा सबसे प्राचीन जो वेद है उसका नाम क्या है कि जी ऋग्वेद। अब याद रखना है कि ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था, रजे हरियाणा। क्या नाम था, रजे हरियाणा। भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में नाम क्या है, रजे हरियाणा। हिंदी की मिस प्रिंटिंग की वजह से कई बार क्या लिखा आता है, रज हरियाणा भी लिखा आता है। अगर पूछे कि ये पेपर में पूछा हुआ है भाई एक बार, स्कंद पुराण, स्कंद गुप्त पुराण भी लिखा आ सकता है, स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम क्या था, तो याद रखना है बेटे हरियाला। क्या नाम था, हरियाला। स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम क्या था, हरियाला था। एक याद रखना है HR गुप्ता। HR गुप्ता ने कहा जी हरियाणा को होम्स ऑफ आर्यन, यानी अगर आप हिंदी में इसे बोलोगे तो आर्यों का घर। क्या कहा गया, आर्यों का घर। एक बात याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जी, महाभारत काल में हरियाणा का नाम, कि जी महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या था, तब याद रखना है बेटे बहुधान्यक प्रदेश। क्या याद रखना है, बहुधान्यक प्रदेश। एक बार तो पेपर ने यह पूछा कि महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या है, कि जी बहुधान्यक प्रदेश है। ठीक है। एक बार पेपर ने फिर ये पूछा कि इस बहुधान्यक का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ये पेपर में पूछा, तो इसका आंसर देना है बहुत समृद्ध अक्षेत्र, या यूं कह सकते हो बहु होता है बहुत ज्यादा, धान्य का मतलब अनाज, यानी बहुत ज्यादा अनाज वाला क्षेत्र भी इसको बोल सकते हैं महाभारत काल में। एक याद रखना है, एक विद्वान थे जी जिनका नाम था प्रोफेसर अली। इन्होंने एक बात कही, पेपर में पूछा हुआ है कि सरस्वती नदी झीलों में धनी है। यह बात एक बार पेपर में पूछी गई, पेपर में लाइन लिखी हुई थी कि सरस्वती नदी झीलों में धनी है। एक बात और लिख देता हूं, फिर दोनों समझाऊंगा आपको। मोस्टली बच्चों ने नाम सुना है सरस्वती नदी, घग्गर नदी और आपगा नदी के बीच के अक्षेत्र को क्या कहा गया, हरियाणा कहा गया। क्या कहा गया, हरियाणा कहा गया। सुनिएगा ध्यान से। एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ी से निकलती है और हरियाणा में आदिबद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है।
आदिबद्री कहाँ है? विलासपुर में। विलासपुर कहाँ है? यमुनानगर में। और आगे जाके इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां संगम आपने सुना होगा, प्रयागराज या इलाहाबाद। तो सरस्वती नदी झीलों में धनी है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि कभी समय पहले इस हरियाणा प्रदेश में एक नदी बहती थी बेटा, जिसका नाम क्या था? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। अगर आपने थोड़ी बहुत हरियाणा जी के पढ़ी है तो मुगलावाड़ी में दोबारा से उसकी खुदाई का काम जारी है। अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत कि सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, अंडरग्राउंड बह रही है और उसको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसकी मुगलावाड़ी में खुदाई स्टार्ट की थी। वो जब नदियां पढ़ते हैं डीपली तब पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि सरस्वती नदी झीलों में धनी है। मतलब इस हरियाणा प्रदेश में सरस्वती नदी बहती थी। जहां जहां सरस्वती नदी बहती थी, अब देखो नदी तो विलुप्त हो गई, लेकिन जहां जहां वो सरस्वती नदी बहती थी वहां आज छोटे छोटे एविडेंस प्रूफ साक्ष्य बचे हुए हैं। किस चीज के? छोटी छोटी झीलों के रूप में। यानी जहां जहां हरियाणा प्रदेश में सरस्वती नदी बहती थी वहां आज छोटी छोटी झील, तालाब, सरोवर, कुंड आदि चीजें पाई जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि सरस्वती नदी झीलों में धनी है। अगली बात सुनिए कि सरस्वती, घग्गर और आपगा नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया? हरियाणा कहा गया। सुनो ध्यान से। अब सरस्वती नाम सुना होगा, घग्गर सुना होगा, आपगा नदी कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा पुराने समय में। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मोस्टली बच्चों को पता है जो हरियाणा जी के थोड़ा बहुत पढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा का कि ब्रह्म सरोवर कहाँ है? आपने सुना होगा कि ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कि जी ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। यही बात है। हरियाणा का सबसे पवित्र तालाब बोलते हैं, चारों तरफ से पक्का है ब्रह्म सरोवर। यही बात है। ब्रह्म सरोवर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे वर्तमान में एक आपगा सरोवर है। क्या है? आपगा सरोवर है। सुनो ध्यान से। चाहे वैदिक काल के समय की बात है, चाहे उत्तर वैदिक काल की। चाहे उत्तर वैदिक काल को क्या बोलते हैं बेटे? महाभारत काल। क्या बोलते हैं? महाभारत काल। तो चाहे ऋग्वेद की बात है, प्राचीन समय में कुरुक्षेत्र में 8 पवित्र नदियां बहती थी। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहासकारों का या हरियाणा को जानने वाले विद्वानों के बातें हैं कि कुरुक्षेत्र में पुराने समय में 8 पवित्र नदियां बहती थी। उनमें से एक नदी का नाम क्या था? आपगा नदी। क्या नाम था? आपगा नदी था। मैंने वहां गलत टिक कर दिया कि क्या नाम था इसका? आपगा नदी आपका थी कुरुक्षेत्र में। आज जहां आपगा सरोवर है वो आपगा नदी का बचा हुआ क्या है? साक्ष्य है। आई बात समझ में? तो मैंने यहां एक बात कही कि एच.आर. गुप्ता ने कहा हरियाणा को होम्स ऑफ आर्यन। ये जो आर्य आए थे, कहां से आए थे? मध्य एशिया से। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। अब पता नहीं, राखीगढ़ी में खुदाई चल रही है, सब अलग अलग बताते हैं कि जी आर्य मध्य एशिया से नहीं आए, आर्य तो पंजाब के निवासी थे। अभी तक की फाइनल नहीं हुई। अब तक का फाइनल ये है कि आर्य कहां से आए? कि जी मध्य एशिया से आए। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे ये चीजें। तो ये जो आर्य यहां आए तो इन्होंने सरस्वती, घग्गर और आपगा नदी के किनारे बैठ के हवन किया, इस भूभाग को पवित्र किया, जिसका नाम क्या है बेटे? हरियाणा। आई बात समझ में? तो ये 2-3 बातें आपको हरियाणा की याद रखनी है। सुनिएगा। अब तक तो था नामकरण, आपका लेक्चर स्टार्ट होता है अब। हरियाणा का उदय। ध्यान से सुनेंगे सभी। यहां से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा उदय। पहला क्वेश्चन तो यह है कि हरियाणा कब बना? कि जी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को पूछा जाता है पेपर में। ये सारी बातें पेपर में पूछी हुई है कि हरियाणा कब बना, तो आपका आंसर क्या होगा? कि जी 1 नवंबर 1966 को बना। अब पूछा जाए कि देखो, यानी हरियाणा बना कब? 1 नवंबर 1966 को। फिर पेपर में पूछा जाता है कि हम किससे अलग हुए? कि सर पंजाब से अलग हुए। किससे अलग हुए? पंजाब से हम अलग हुए। ठीक है। किससे अलग हुए? पंजाब से अलग हुए। अब पेपर ने पूछ लिया कि पंजाब से हम क्यों अलग हुए? कि जी भाषा के आधार पे। वजह क्या थी? वजह थी लैंग्वेज, भाषा। उनकी भाषा पंजाबी थी, अपनी भाषा हिंदी थी, तो हम भाषा के आधार पे अलग होना चाहते थे। सुनिए, पेपर में पूछे हरियाणा कब बना? कि जी 1 नवंबर 1966 को। किससे अलग हुए? पंजाब से। क्यों अलग हुए? भाषा के आधार पे।
आई बात समझ में? ये 2-3 बातें आपको ये याद रखनी है, सुनो ध्यान से। अब यहां अब हरियाणा पूछ लिया कि हरियाणा किससे अलग हुआ? पंजाब से। क्यों अलग हुआ? भाषा के आधार पे। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। पेपर ने पूछा क्वेश्चन कि चलो ठीक है, मान ली बात कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग हो गया। किससे अलग हो गया? पंजाब से। पेपर ने पूछा कि हरियाणा पंजाब से अलग होने से पहले हरियाणा पंजाब में मिलाया कब गया था? तब क्वेश्चन पूछा, तब बात थी बेटा 1858 ईस्वी की। कब की बात है? 1858 ईस्वी की। और यहां याद क्या रखना है? हरियाणा का पंजाब में विलय, यानी हरियाणा को किस में मिला दिया? पंजाब में। कब है? 1858 में। पेपर में पूछे कि 1858 से पहले, यानी 1858 से पहले हरियाणा किसका भाग था? तब क्या याद रखना है? 1858 से पहले हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था जी? उत्तर पश्चिमी प्रांत का। सुनिएगा, आजादी से पहले इस देश में 14 प्रांत होते थे। उनमें से एक का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। आज का उत्तर प्रदेश और कानपुर वाला इलाका उस समय क्या होता था? उत्तर पश्चिमी प्रांत होता था। अब यहां से अब बात है 1857 की क्रांति की, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के लिए हमारी पहली लड़ाई थी। आपको अगर पता हो, हम सक्सेस नहीं हुए थे, सफल नहीं हुए थे। आपने हिस्ट्री में 6ठी कक्षा में पढ़ने लगे थे, सबको पता भी होगा कि जी हम सफल क्यों नहीं हुए। पेपर में पूछा एचएसएससी ने कि 1857 की क्रांति विफल क्यों हुई? विफल होने के प्रमुख कारण क्या थे? कि जी नेतृत्व नहीं था, समय पे स्टार्ट नहीं हुई, शिक्षा का अभाव था, प्रचार प्रसार का अभाव था। सबसे बड़ा क्या था? कि जी पिट्ठू थे अंग्रेजों के। जहां भी हम विद्रोह की बातें करते या जो भी होती, उनमें से कोई जाके अंग्रेजों को विद्रोह होने से पहले ही उसकी सटीक जानकारी दे देता था। जैसे हरियाणा में आपने पढ़ा होगा, अंबाड़ा का जो दमन हुआ था, अंबाड़ा विद्रोह का, वो शाम सिंह सैनिक ने अंग्रेजों को जाके पहले ही बता दिया था कि हरियाणा छावनी के, अंबाड़ा छावनी के सैनिक आपके साथ ऐसे ऐसे करने वाले हैं। तो जब 1857 में हालांकि हम हार गए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई, तो उन्होंने कुछ सुधार किए। उसमें से एक राजनीतिक सुधार था कि हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करके 1858 ईस्वी में मिला दिया गया। किसमें मिला दिया गया जी? पंजाब में। 1857 की क्रांति का इतना दमन हुआ, 50-60 साल तक इस देश में किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। और बात आई जी सबसे पहले 1907 ईस्वी की। कब की बात है? 1907 ईस्वी। ध्यान से सुनना, 1907 ईस्वी में हरियाणा की सबसे पहली बार क्या उठी? मांग उठी। सबसे पहली मांग कब उठी? 1907 में। किस आधार पे? भाषा के आधार पर, बेस्ड ऑन लैंग्वेज। देखिए बार बार नहीं बताऊंगा, हमेशा याद रखनी है। ये पेपर में पूछा गया था क्या? कि हम पंजाब से अलग हो गए। किस आधार पे? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे। तो किस आधार पे अलग हुए थे? भाषा के आधार पे। तो जो भी हमारी मांग थी वो बेस्ड ऑन लैंग्वेज थी, यानी हम भाषा के आधार पे। तो पहले बता दिया, सबसे पहले 1907 ईस्वी में हरियाणा की मांग हुई किस आधार पे? भाषा के आधार पे। और मांग करने वाले व्यक्ति का नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था? लाला लाजपत राय। एक का नाम था जी आसिफ अली। क्या नाम था? आसिफ अली। हिंदी की मिस प्रिंटिंग से आसिफ अली भी लिखा आ सकता है। हरियाणा एचएसएससी ने बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा कि जी लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र से है? तो आपका आंसर क्या होगा जी? हिसार से। क्लर्क के पेपर में पूछा गया कि हरियाणा में स्वदेशी आंदोलन लाला लाजपत राय ने कौन से शहर से अहम योगदान दिया? तो आंसर क्या था? हिसार। अगर लाला लाजपत राय का संबंध हिसार से है, ये पेपर में पूछ लिया, तो ये भी पेपर में पूछ सकता है कि आसिफ अली का संबंध हरियाणा के
कौन से क्षेत्र से है, तो कहां से है, कालका से। और कालका कहां पड़ता है, पीकेएल पंचकुला में पड़ता है। कालका कहां पड़ता है, पंचकुला में। कालका से ग्रुप डी के पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए कि कालका निर्वाचन क्षेत्र किसके अधीन है, कि जी पंचकुला के। हरियाणा की सबसे उत्तरी तहसील का नाम क्या है, कालका। अगर आप में से कोई चंडीगढ़ गए हैं बस में तो हमें सेक्टर 17 उतार देती है, और आपने देखा होगा कुछ बसें मोस्टली वहां से आगे जाके टर्न करके आती हैं। वो कहां से टर्न करके आती है, कालका से। ये चीजें आपको बताई जाएगी कि हरियाणा का सबसे उत्तरी तहसील कौन सी है, दक्षिणी कौन सी है, पूर्वी कौन सी है, पश्चिमी कौन सी है, जिले कौन से हैं, गांव कौन से हैं। सारी बातें आगे लेक्चर में आपको करवाई जाएगी। ये बात याद रखनी कि 1907 ईस्वी में भाषा के आधार पर पहली मांग हुई। मांग करने वाले कौन थे, लाला लाजपत राय और आसिफ अली। लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र से, कि जी हिसार क्षेत्र से। आसिफ अली का कालका से। बात आ गई जी 1916 ईस्वी की। 1916 ईस्वी में इस देश में एक लीग चल रही थी जिसका नाम है होम रूल लीग, यानी होम रूल आंदोलन। यहां से ध्यान से सुनना, दो बातें लिख देता हूं फिर बताऊंगा। ये होम रूल आंदोलन है, इसमें हरियाणा की तरफ से गए थे जी पंडित नेकीराम शर्मा। नाम सुना होगा आपने, पंडित नेकीराम शर्मा। और इन पंडित नेकीराम शर्मा को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है जी हरियाणा केसरी। क्या कहा जाता है, हरियाणा केसरी। कलर के पेपर में था कि हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को। अगर आपको याद हो तो 1930 ईस्वी में संदेश नामक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। साहित्य में वो चीजें करते हैं। आज सिर्फ बेसिक लेक्चर है, तो ये यहां से स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया। सुनिएगा, दो क्वेश्चन पूछे गए यहां से। कैसे पूछे जाएंगे, 1916 में होम रूल आंदोलन। अब होम का मतलब होता है घर, रूल का मतलब होता है नियम। यानी ये होम रूल आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। किसके खिलाफ है, कि जी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, हम क्या कह रहे थे अंग्रेजों के, देश हमारा, रहने वाले हम, तो नियम भी किसके चलने चाहिए, हमारे, न कि किसके, अंग्रेजों के। तो ये अंग्रेजों के विरोध में होम रूल आंदोलन चल रहा था। एक दो क्वेश्चन बताऊं पॉलिटी के आपसे, अगर पूछे जाएं, अगर कभी पूछे कि होम रूल आंदोलन की अध्यक्षता किसने की, यानी जो प्रथम अध्यक्षता, तो उनका नाम है जी श्रीमती एनी बेसेंट। एक विदेशी महिला थी लेकिन भारतीय आजादी के लिए प्रयास किया। एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा। अगर ये पूछे कि भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी कौन थी, तो क्या आंसर देना है, श्रीमती एनी बेसेंट देना है। खैर छोड़िए, सुनिए यहां। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि होम रूल आंदोलन में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया, पंडित नेकीराम शर्मा ने। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती का विरोध हरियाणा से किसने किया, पंडित नेकीराम शर्मा ने। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को। संदेश पत्रिका किसने निकाली, पंडित नेकीराम शर्मा ने। कब निकाली, 1930 में। कहां से निकाली, भिवानी से। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसमें क्या था, होम रूल आंदोलन में पंडित नेकीराम शर्मा ने भाग लिया और कहा कि जब पूरा देश अंग्रेजों से अपने नियम मांग रहा था कि हम अपना देश है, अपने लोग हैं, अपने नियम चलाएंगे, तब पंडित नेकीराम शर्मा ने भी होम रूल आंदोलन के तहत कहा कि हमें भी भाषा के आधार पे अलग कर दो। किससे अलग कर दो जी, पंजाब से, और अलग से क्या बना दो, हरियाणा। ये बात किसकी याद रखनी है, होम रूल आंदोलन की। बात आती है 1926। कई जगह मैंने पहले बहुत जगह 1925 भी पढ़ा है, 1925-26 दोनों से ही बात है, लेकिन मोस्टली अब बहुत जगह पढ़ा है ज्यादा। अब इस लॉकडाउन में चीजें सुधार की है, कुछ जो गलती हुई है उनमें। तो 1926 ईस्वी में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का अधिवेशन। मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। कोई लाहौर अधिवेशन बोलते हैं इसको, कोई दिल्ली अधिवेशन बोलते हैं। ठीक है, 1926 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। अब हुआ क्या, देखिए सुनिएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत हरियाणा जीके को पढ़ा है, अगर सुना है आपने, एक बार ये जिक्र हुआ था कि हरियाणा को दिल्ली में मिलाने का विचार था। अगर आपको याद हो तो हरियाणा को दिल्ली में मिलाने का विचार था। तो 1926 ईस्वी में ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और इसकी जो अध्यक्षता की थी उनका नाम था जी पीर जादा
मोहम्मद हुसैन, क्या नाम था? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। और इन्होंने क्या कहा पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने इस अध्यक्षता में कि हरियाणा मिलना चाहिए किसमें? दिल्ली में। सुनिएगा रीजन क्या था, वजह क्या थी, वो सुनिएगा। अब हम किस बात पे अलग होना चाहते थे? भाषा के आधार पे। किससे अलग होना चाहते थे? पंजाब से। ध्यान से सुने, दिल्ली के पश्चिम में क्या पड़ता है? हरियाणा, और हरियाणा के आगे क्या पड़ता है? पंजाब। हम पंजाब से अलग हो रहे थे किस आधार पे? भाषा के आधार पे। कौन सी भाषा? हिंदी। जब ये बात पीरजादा मोहम्मद हुसैन की अध्यक्षता में ये हुई तो इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा किस बात पे अलग होना चाहता है? कि जी हरियाणा अलग होना चाहता है हिंदी भाषा के आधार पे। किससे अलग होना चाहता है? पंजाब से। तो उन्होंने कहा, किसने? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, कि हरियाणा हिंदी के आधार पे अलग होना चाहता है और दिल्ली भी कौन सी भाषा बोलता है? दिल्ली में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। इसीलिए क्या कहा कि पंजाब से हरियाणा को अलग करके किसमें अधीन मिला दिया जाए, या किसमें मिला दिया जाए, किसके अधीन कर दिया जाए? कि दिल्ली के अधीन। कुछ लोग कहते हैं कि ये हरियाणा की पहली मांग है, लेकिन 1916 में और 1907 में भी ये मांग आपकी हो चुकी थी। तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन की अध्यक्षता में हरियाणा को किस में मिलाने की बात थी? दिल्ली में मिलाने की बात थी। कब है? 1926 ईस्वी में। इसके बाद क्या था कि बात आ गई जी 1932 1932 ईस्वी में। अगर आपने नाम सुना होगा पंडित दीनबंधु गुप्त। इसके सामने एक बात लिख रहा हूं, भाषा। इसको एक बार पेंडिंग छोड़ रहा हूं, समझाऊंगा, सुनिएगा। पंडित दीनबंधु गुप्त का नाम सुना होगा आपने, साहित्यकार हैं। इनके नाम पे साहित्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। वो चीजें सारी की सारी डीपली कहां पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं जी आपकी साहित्य में। ठीक है, तो सुनिएगा। 1932 ईस्वी में पंडित दीनबंधु गुप्त ने भाषा के आधार पे मांग की। किसकी मांग की? हरियाणा की। उन्होंने कुछ खाका स्ट्रक्चर कुछ तैयार किया कि जी हमें 35% चाहिए, 40% चाहिए, या चंडीगढ़ हमें चाहिए, ये सुविधा जो भी, यानी उन्होंने एक मैनिफेस्टो जो तैयार किया। कब? यानी 1932 ईस्वी में दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा की मांग की। किस आधार पे? भाषा के आधार पे। इस बात को एक बार पेंडिंग छोड़ रहा हूं, फिर समझाऊंगा। 1932 के बाद बात आ गई 1946 ईस्वी की। कब की बात आ गई जी? 1946 ईस्वी की। और 1946 ईस्वी में क्या हुआ वो सुने ध्यान से। दिल्ली में एक भाषाई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भाषाई कॉन्फ्रेंस। इस भाषाई कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? उनका नाम था जी पट्टाभी सीतारामैया। क्या नाम था जी? पट्टाभी सीतारामैया। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। बात है 1946 की। हमें 1946 में पता लग गया था कि हम आजाद होने वाले हैं। हम आजाद कब हुए? 1947 में। 1946 में हमें पता लग गया था कि देश आजाद होने वाला था। एक्चुअल में पता तो हमें लग गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, 1939 से 1945। यही बात है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 के बीच हमें पता लग गया था कि हम आजाद होने वाले हैं। तो जैसे जैसे आजाद होने वाले हैं, इस देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? राज्य बनाना। समस्या क्या थी? कि राज्य बनाना। और राज्य बनाने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भाषा। आई बात समझ में कि देश तो चलो आजाद हो जाएगा, लेकिन देश में राज्य कैसे बढ़ाएंगे, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम थी राज्यों का गठन करना। उस गठन में प्रॉब्लम क्या आ रही थी? भाषा। सुनिएगा, जब हर तरफ से, यानी हरियाणा की भी विरोध उठ रहा था, हर तरफ से जब विरोध उठ रहा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी चीज है, आप किसी को यहाँ समझा दिया, किसी को, जैसे हम मान लो ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जैसे भी, तो आपको कह दें कि भाई ये आपके समझ में आ गया। अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे? डाउट सेक्शन में, तो क्या करेंगे? डाउट सेक्शन में कीजिए, आप पूछ लेना। आई समझ में? तो सुनिएगा कैसे, या ऑफिस में आके पूछ लेना। जैसे भी हुआ क्या कि एक दिल्ली में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, लैंग्वेज बेस।
क्या कहा गया कि भाई जिस भी अक्षेत्र को भाषा से संबंधित दिक्कत है अपने विचार रखने के लिए दिल्ली आ जाए। आई बात समझ में। और दिक्कत किसको थी? हरियाणा को। हरियाणा की तरफ से अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। यहां एक बात ध्यान से सुनेंगे, इस पट्टाभी सीतारमैया ने क्या किया कि जो दीनबंधु गुप्त ने 1932 ईस्वी में भाषा के आधार पर जो विचार दिए उनको दोहरा दिया। कहां जाके? दिल्ली भाषाई कॉन्फ्रेंस में। सुनिएगा ध्यान से। 1932 में जो खाका स्ट्रक्चर तैयार किया था दीनबंधु गुप्त ने, उन्हीं बातों को डिट्टो जाके दोहरा दिया दिल्ली कॉन्फ्रेंस में। किसने? पट्टाभी सीतारमैया ने। आपने अगर पट्टाभी सीतारमैया का नाम सुना है या नहीं भी सुना है, पट्टाभी सीतारमैया की प्रसिद्ध थोड़े से कैसे हुए अगर आपको पता हो, एक बार सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, अगर पता हो तो आपको। ये बात 1946 की नहीं है, कहीं सोचो 1946 की। मैं तो वैसे ही पट्टाभी सीतारमैया बता रहा हूं कि कौन थे। अगर आपको याद हो तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने की वजह क्या थी? हुआ क्या था कि अध्यक्ष पद के चुनाव होने थे। महात्मा गांधी ने अपनी सपोर्ट से एक उम्मीदवार खड़ा किया हुआ था जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। और महात्मा गांधी ने यह कहा अगर पट्टाभी सीतारमैया हार गए मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। हालात ऐसे हुए कि सामने जो नेता थे वो सुभाष चंद्र बोस थे और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। कहते हैं अपनी कई बात पे महात्मा गांधी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के सम्मान में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब से थोड़ा सा नाम ये प्रचलित सुनने में अभी आया था पट्टाभी। तो ये 1946 की दिल्ली भाषाई कॉन्फ्रेंस में पट्टाभी सीतारमैया ने दीनबंधु गुप्त द्वारा कही गई सभी बातों को दोहरा दिया। कहां दोहरा दिया जी? 1946 की भाषाई कॉन्फ्रेंस में। बात आ गई जी 1948 की। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। 1948 ईस्वी में हरियाणा की पहली आधिकारिक मांग हुई। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना भी। पहली ऑफिशियल डिमांड अगर यानी पहली आधिकारिक मांग हुई वो कब हुई? 1948 ईस्वी में। और ये जो पहली आधिकारिक मांग थी ये मांगा गया था जी सबसे पहले पंजाबी सूबा। किसके द्वारा जी? अकाली दल द्वारा। किसके द्वारा? अकाली दल। इस अकाली दल के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था जी मास्टर तारा सिंह। अगर किसी बच्चे ने सुना है मास्टर तारा सिंह। सुनिएगा अकाली दल, मैंने क्या कहा कि पहली आधिकारिक मांग, जरा सुनिएगा। यानी पहली अगर ऑफिशियल आज से पहले जो मांग हुई वो व्यक्ति विशेष की मांग थी, चाहे वो पट्टाभी सीतारमैया हो, चाहे दीनबंधु हो, और चाहे आपका कौन हो नेकीराम शर्मा हो, चाहे आसिफ अली हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे पीरजादा मोहम्मद हुसैन हो। ये क्या थी? ये व्यक्ति विशेष की मांग थी। लेकिन ये किसी बहुत बड़ी पार्टी द्वारा, आज भी पंजाब में एक अकाली दल है, उसकी मांग हुई पंजाबी सूबा। सूबा क्या होता है? कस्बा, प्रांत या राज्य। इन्होंने सबसे पहले अलग पंजाबी सूबे की मांग की मास्टर तारा सिंह ने। क्या कह के कि चलो हरियाणा मांग कर रहे हैं किस बात की? हिंदी के आधार पे ये लोग अलग होना चाहते हैं तो इनको अलग कर दो, जो पंजाबी बोलने वाले हैं उनका अलग से क्या बना दो? सूबा बना दो। कब है? 1948 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मास्टर तारा सिंह की बात को मना कर दिया। अब मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोला? क्योंकि देश आजाद हो गया 1947 में और सरकार किसकी बन गई? भारत की खुद की सेंट्रल सरकार। क्या कह के मना कर दिया कि ये देश एक और विभाजन सहन नहीं कर सकता। आई बात समझ में कि ये देश एक विभाजन और सहन नहीं कर सकता। मतलब है बात है 1947 की भारत पाक विभाजन। अगर आपके घर में दादा दादी कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वो इसे विभाजन नहीं बोलते बेटे, क्या बोलते हैं? मार काट की साल बोलते हैं। 1947 ईस्वी में पंजाब का विभाजन हो गया। आधा पंजाब पाकिस्तान की तरफ हो गया और आधा पंजाब किसे मिल गया? भारत की तरफ। गदर मूवी या भाग मिल्खा भाग मूवी आपने देखी होगी, बेस्ड ऑन रियलिटी है, एनिमेशन उनमें डाले गए हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब 1948 ईस्वी में एक विभाजन 1947 में हो गया,
तो सरकार ने कहा कि हम पंजाब का एक विभाजन और सहन नहीं कर सकते। मतलब है कि 6-7 महीने पहले तो पंजाब टूटा ही है। विभाजन का अगर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसी पे हुआ तो पंजाब पे हुआ, क्योंकि आधा पंजाब आज भी कौन सी साइड है, पाकिस्तान की साइड, और आधा पंजाब कहाँ है, भारत की साइड। तो एक और विभाजन के लिए मना कर दिया। कब है, 1948 में। बात आ गई जी 1953, 1953 ईस्वी की बात है। एक आयोग आया जिसका नाम था जी फजल अली आयोग। क्या नाम था, फजल अली आयोग। यानी फजल अली आयोग आया 1953 ईस्वी में, और इसने, फजल अली ने, एक बार लिख देता हूं फिर समझाऊंगा, इन्होंने क्या कर दी, रिपोर्ट पेश की भाई। कब की, 1955-56। HSSC ने पेपर में पूछा, तब आंसर था 1956। 1955-56 में इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी। और अब क्या था, सुनो ध्यान से। जब 1953 में फजल अली आया, एक क्वेश्चन आपने सुना होगा, अगर किसी ने इंडिया ज्योग्राफी पढ़ी है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है कि 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पे इस देश में पहला राज्य बना दिया, जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। क्या नाम है जी, आंध्र प्रदेश। यानी भाषा के आधार पे हरियाणा में बनने वाले पहले राज्य का, सॉरी, भाषा के आधार पे भारत में बनने वाले पहले राज्य का नाम क्या है कि जी आंध्र प्रदेश। दो चीजें हुई, भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को 1953 ईस्वी में बना दिया। अब अगर भाषा के आधार पे एक राज्य बन गया तो भारत में और भी मांग उठी लोगों की। ऑलरेडी हरियाणा पंजाब की मांग तो उठी हुई है, इस देश में सभी जगह मांग उठी। तो इन्होंने क्या किया कि जब हर जगह मांग उठी तो इन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम था फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग को देश में सर्वे करने के लिए भेज दिया। क्या कह के कि जाके देश में सर्वे करके आओ कि भाषा के आधार पे राज्य बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। तो इन्होंने फिर 1953 में जाके 1955-56 में रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट में क्या कहा, इस रिपोर्ट में कहा कि भाषा के, सॉरी इसको ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा, यहां आ जाएगा ना, हाँ, भाषा के आधार पर राज्य बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए, राज्य नहीं बनने चाहिए। सुनो ध्यान से, हुआ क्या, 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर एक राज्य बना दिया जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। अब 1953 में जब आंध्र प्रदेश बनाया तो अलग अलग मांग उठी। अब अगर मांग उठी तो क्या हुआ कि फजल अली आयोग बना दिया और उसको सर्वे करने के लिए भारत में भेज दिया। जब वो सर्वे करके वापस आए और उन्होंने 1955-56 में रिपोर्ट पेश की, तो उस रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर इस देश में राज्य नहीं बनने चाहिए। अब एक बात, दो चीजें हुई, एक तो लोग भड़क गए, एक तो 1953 में भाषा के आधार पर राज्य बना दिया और 1956 में मना कर दिया। लोगों ने कहा, हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश बना दिया और 1956 में मना कर दिया, तो आग में घी डालने का काम कर दिया। लोगों ने कहा कि या तो आंध्र प्रदेश क्यों बनाया, और अगर आंध्र प्रदेश बना दिया तो अब भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश बना दिया तो और बना क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब फजल अली ने रीजन क्या दिया कि इस देश में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बोडो, संथाली, डोगरी, मणिपुरी, नेपाली की 22 भाषा तो संविधान ने मान ली और रह गई, क्षेत्रीय भाषा और रह गई, कि अगर भाषा के आधार पे इस देश में, कि भाषा के आधार पे इस देश में अगर राज्य बनेंगे, दोबारा से इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। जैसे पहले 565 रियासतें थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 को एक कर दिया था, याद हो तो, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रह गई थी। अब भी आज तक भी रोड़ा था जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए।
बात आ गई, सॉरी एक चीज़ हमने यहाँ छोड़ दी 1949 की, हाँ सच्चर फार्मूला छोड़ दिया हमने। चलो इसको दोबारा बताता हूँ। एक चीज़ हमने बीच में छोड़ दी, वो साथ में ही कर लेंगे, बीच में तो छोड़ तो नहीं सकते ना उसको। हाँ जी, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। एक बात थी 1949 की, 1949 ईस्वी में क्या आ गया था, सच्चर फार्मूला। बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा हो तो। 1 अक्टूबर 1949 की बात थी ये, कब की, 1 अक्टूबर। इसको 10 अक्टूबर मत सोच लेना, 1 अक्टूबर हिंदी में लिख देता हूं। ये बात कब की है, ये है जी 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला। इस सच्चर फार्मूले में क्या हुआ, इस सच्चर फार्मूले में दो चीजें बांट दी, रीजनल काउंसिल बांट दिया, यानी अक्षेत्रीय परिषद बांट दी। एक साइड क्या लिख दिया, बांट दिया हिंदी भाषी अक्षेत्र, और एक क्या बांट दिया जी, पंजाबी भाषी अक्षेत्र। ये बात थोड़ी सी बीच में हमने बतानी, सीधा 1953 सच्चर फार्मूले की बजाय हमने फजल अली बता दिया था। सुनिएगा, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला। इस समय हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, कि जी भीमसेन सच्चर थे। कौन थे, भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर ने क्या दिया, सच्चर फार्मूला, अक्षेत्र परिषद बांट दी। कैसे, अब देखो 1940 पहले एक साइड तो किसकी मांग चल रही थी, हरियाणा की मांग चल रही थी। देखो जैसे हमने ये पढ़ा कि हरियाणा उदय की, हरियाणा की मांग चल रही थी, और फिर इसके बाद क्या था कि 1948 में क्या मांग लिया गया, पंजाबी सूबा मांग लिया गया। तो इस बढ़ते विरोध को देखते हुए क्या किया, भीमसेन सच्चर ने सच्चर फार्मूला दे दिया, हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र। देश के सामने दो सबसे बड़ी समस्या थी, एक तो आजादी के बाद की राज्य का गठन करना भाषा के आधार पे, दूसरी बड़ी समस्या थी शिक्षा। अब बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब भारत आजाद हुआ उस समय 6% लोग साक्षर थे। साक्षर का मतलब यूएनओ की डेफिनेशन के अनुसार कोई व्यक्ति किसी एक भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है और दूसरे को समझा सकता है, वही साक्षर है। तो अब स्कूल पढ़ाई की शिक्षा की जरूरत पड़ी, तो दिक्कत क्या आई कि अब कुछ क्षेत्र ऐसे थे, कुछ टीचर ऐसे थे जो पंजाबी भाषा में पढ़ाते थे, तो हिंदी वालों के समझ में नहीं आती थी। कई टीचर हिंदी भाषा वाले थे, हिंदी भाषा में पढ़ाते तो पंजाबी वालों के समझ में नहीं आती। तो इसका एक फार्मूला निकाला गया जिसका नाम था सच्चर फार्मूला। ये कलर के पेपर में पूछा गया था, जिसका फार्मूला निकाला गया सच्चर फार्मूला। रीजनल काउंसिल बांट दी, क्षेत्रीय परिषद बांट दी। कैसे कि जिन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाएगी पहली से 8वीं कक्षा तक उनको हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा। जिन क्षेत्रों में पंजाबी ज्यादा बोली जाती है वहां कौन सी भाषा में, पंजाबी भाषा। यहां आया था, इसके बाद आया था 1953 में फजल अली आयोग, जो मैंने थोड़ा पहले बता दिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा थोड़ा सा, फजल अली आयोग। और इन्होंने क्या की थी, रिपोर्ट इन्होंने रिपोर्ट पेश की जी। कब है, 1955-56 में। और क्या कहा कि जी भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। वजह क्या थी कि 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर किसको बना दिया, आंध्र प्रदेश को।
ठीक है। तो इस देश में बहुत तेज गति से डिमांड बढ़ी किस बात की कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। तो फजल अली को सर्वे के लिए भेज दिया गया। तो इन्होंने 1955-56 में HSSC ने आंसर 56 दिया था। 1955-56 में क्या की रिपोर्ट पेश की और क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। रीजन क्या दिया कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे तो इस देश के दोबारा से टुकड़े हो जाएंगे। जैसे पहले 505 छोटी छोटी रियासतें थी, उसी तरीके से देश के दोबारा टुकड़े हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बात आ गई इसके बाद नाइनटीन 1956 में ही कभी पेपर में पूछ ले अक्षेत्रीय फार्मूला किसने दिया। एक अक्षेत्रीय फार्मूला आया था और ये भी सेम था, कैसे, जो सच्चर फार्मूला था उसी तरीके से। हिंदी भाषी क्षेत्र वाली बात और पंजाबी भाषी क्षेत्र वाली बात। और इसको ये उस समय सीएम थे प्रताप सिंह कैरो। अगर आपने नाम सुना है तो प्रताप सिंह कैरो। ये क्षेत्र फॉर्मूला कभी पूछ ले तो किसने दिया, प्रताप सिंह कैरो ने, याद रखना है, ठीक है। 1956 के बाद एक बात सुनिएगा ध्यान से, पूछा जाता है 1960 का दशक। 1960 का दशक हरियाणा पंजाब हिस्ट्री में बहुत फेमस है। वैसे तो 1960 के दशक का मतलब होता है 1959 से 1960 तक, 1951 से 59, हाँ जी। 1960 के दशक का मतलब होता है 1951 से 59 तक। लेकिन ये 60 के दशक में कौन सी 2-3 बातें रखी गई, कौन सा टाइम माना गया, 1956 से लेके 1965 तक। मतलब है 1960 से 4-5 साल पहले और 4-5 साल बाद का जो टाइम था वो हरियाणा और पंजाब हिस्ट्री में बहुत क्रूशियल था। और यहां 2 चीजें बट गई जी। एक साइड हो गया हिंदी सत्याग्रह आंदोलन, और एक साइड फिर क्या बट गया, पंजाबी सूबा आंदोलन। जो हिंदी सत्याग्रह आंदोलन था, यहां एक समिति बनाई गई जिसका नाम था हरियाणा विकास समिति। और ये फेमस था 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार। और इस हरियाणा विकास समिति के अध्यक्ष थे उस समय पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा रोहतक वाले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पंडित श्री राम शर्मा। देखिए हिंदी सत्याग्रह आंदोलन का स्टार्ट कर दिया अभी कि हम तो सत्य के आधार पे आग्रह करेंगे, वो गांधी जी वाली बात की बगैर लड़ाई वगैरह करे हुए हम हिंदी आधार पे किसकी मांग करेंगे, हरियाणा की। हरियाणा विकास समिति बना दी, इसके अध्यक्ष पंडित श्री राम शर्मा थे और यहां ये प्रसिद्ध हुआ। पंजाबी सूबा में वही आ गया सेम, नाम सुना होगा आपने, मास्टर तारा सिंह। एक था जी संत फतेह सिंह, ये पेपर में पूछा हुआ है, अभी बताऊंगा कैसे। संत फतेह सिंह, ये 2 पार्ट बन गए थे, ठीक है। पेपर ने क्वेश्चन पूछा कि पंजाबी सूबा शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया। आपको पता होगा मास्टर तारा सिंह ने। पंजाबी सूबा 1948 में, देखो मैं बता देता हूं आपको, यहां मैंने आपको करवाया था, ये देखो 1948 में पंजाबी सूबा अकाली दल मास्टर तारा सिंह, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा कि पंजाबी सूबा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो उस पेपर के क्वेश्चन के ऑप्शन में मास्टर तारा सिंह नहीं थे।
आंसर क्या था? संत फतेह सिंह। तो ये बात कब की है? 1960 का दशक। ये संघर्ष चला 1956 से 1965 तक। और बात आ गई अप्रैल 1965 की। अप्रैल 1965 में एक हुकमचंद समिति बना दी। हुकमचंद समिति। अब ये जो हुकमचंद समिति थी, अब हुकमचंद, सरदार हुकमचंद कौन थे उस समय? ये हुकमचंद उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे जी। कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष। 1965 में हुकमचंद, सरदार हुकमचंद कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। ये चीजें आपको नॉर्मली याद रहनी चाहिए कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा है कि जी 17वीं। अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। वर्तमान में कौन सी विधानसभा है कि जी 14वीं। हरियाणा में विधानसभा ही है, कौन सी विधानसभा है कि जी 14वीं। और उसमें अध्यक्ष कौन है कि जी ज्ञानचंद गुप्ता। उपाध्यक्ष कौन है? रणबीर गंगवा। और जो पूछ ले कि जी विपक्ष का नेता कौन है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये चीजें नॉर्मल आप सबको याद होनी चाहिए। तो इस सरदार हुकमचंद ने अप्रैल 1965 में इस संघर्ष को देखते हुए फाइनली क्या कहा कि भाषा के आधार पर 2 राज्य बनाए जाएंगे। एक का नाम क्या होगा जी? हरियाणा। और एक का नाम क्या होगा जी? पंजाब। अप्रैल 1965 में फाइनली सरदार हुकमचंद ने यह बात मान ली कि भाषा के आधार पे 2 राज्य बनाए जाएं। एक का नाम क्या होगा? हरियाणा, और एक का नाम क्या होगा? पंजाब। कलरक के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि हम पंजाब से भाषा के आधार पे अलग हो गए, कौन सी समिति की सिफारिश के तहत? तो हुकमचंद समिति की सिफारिश के तहत। यह बात आपको याद रखनी है। बात है अप्रैल 1966 की। एक आयोग बना दिया, अगर आपको याद हो तो, JC शाह आयोग। पेपर ने क्वेश्चन पूछा कि JC शाह आयोग में कितने सदस्य थे कि जी 3 सदस्य थे। ध्यान से सुने, अप्रैल 1966 में एक आयोग बना दिया जिसका नाम क्या था? JC शाह आयोग था। इस JC शाह को काम क्या दिया गया? सुनो, इस JC शाह को काम दिया गया क्या? हरियाणा तथा यहां लिख दूं क्या? हाँ जी, हरियाणा तथा पंजाब की सीमा निर्धारण करने का काम दिया गया। सीमा निर्धारण, सुनिएगा ध्यान से। अप्रैल 1966 को JC शाह आयोग आया। अब पेपर ने क्वेश्चन पूछा कि JC शाह आयोग में कितने सदस्य थे कि जी 3 सदस्य थे। यानी दोबारा लिख देता हूं, अप्रैल 1966 में एक आयोग आया, क्या नाम था बच्चे? JC शाह आयोग। पेपर ने क्वेश्चन पूछा कि JC शाह आयोग में कितने सदस्य थे कि जी 3 सदस्य थे। और वो 3 सदस्य कौन से थे? यानी एक तो थे जी JC शाह और 2 इसके साथ और थे। एक का नाम था जी M फिलिप, एक का नाम था जी S दत्त या S दत्तू। हिंदी की मिस प्रिंटिंग से दोनों बातें लिखी आती है। अब ये JC शाह कौन थे कि जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। नाम क्या था? JC शाह। इस JC शाह ने काम क्या दिया गया? इस JC शाह को क्यों बनाया गया कि जी हरियाणा और किसकी? पंजाब की। हरियाणा और पंजाब की सीमा निर्धारण करना, सीमा निर्धारण करना।
भाई बड़ा भाई छोटा भाई लड़ाई कर रहे थे, जैसे अपने घराम को नहीं हुए कि दो भाई हुए तो आप शरीर में लड़ाई करने लाजे, तो हरियाणा में देसी कहावत में एक बात कह जा है कि रड़ दो बाढ़ अच्छी, है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई हर रोज लड़ने से अलग अलग हो जाओ। तो जैसे अपने फिर दो चार रिश्तेदार बुला गए, भाई परले 2 कमरे खाट तेरी, परले 2 कमरे खाट तेरी, तो 2 भाइयों को अलग कर देते हैं। तो बड़ा भाई और छोटा भाई लड़ रहे थे, तो हुकमचंद समिति ने क्या कहा कि भाई भाषा के आधार पे 2 राज्य बनने चाहिए, जिसका नाम क्या हुआ, हरियाणा और पंजाब। अप्रैल 1966 में एक जेसी शाह आयोग बनाया जिसमें 3 सदस्य थे, MM फिलिप, S दत्तू, ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश थे। इनको सीमा निर्धारण का काम दिया गया। इन्होंने क्या किया, जेसी शाह ने रिपोर्ट पेश की। कब है, 31 मई 1966 को। 31 मई 1966 को रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट में क्या कर दिया इन्होंने, एक साइड तो क्या बांट दिया, हरियाणा, एक साइड क्या बांट दिया, पंजाब। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जब जेसी शाह सीमा का निर्धारण करने गए, एक बात पे सहमति नहीं बनी, जूत बाज गया। किस बात पे, CSD पे। CSD मतलब चंडीगढ़। क्या हुआ कि हरियाणा ने तो कहा चंडीगढ़ हमें मिलना चाहिए, और पंजाब ने क्या कहा कि चंडीगढ़ हमें मिलना चाहिए। और जेसी शाह आयोग ने क्या किया फिर कि चंडीगढ़ ना तो हरियाणा का और ना ही पंजाब का अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, कि चंडीगढ़ ना तो किसका, हरियाणा का, और ना किसका, पंजाब का, और साथ में दोनों की क्या बना दी बेटा, कैपिटल। यानी हरियाणा और पंजाब की राजधानी का नाम क्या है, चंडीगढ़। यह था जेसी शाह। इन्होंने 31 मई 1966 को क्या कर दी, रिपोर्ट पेश कर दी। बात आ गई 18 सितंबर 1966 के। 18 सितंबर 1966 को एक आयोग आया, पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग। पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग, सिंपल भाषा में समझाऊं तो बेटे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। क्या हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। अगर आपने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी है, एक बात जरूर सुना होगा कि कोई भी बिल या कोई भी विधेयक, आपने कहीं थोड़ी बहुत भी पॉलिटी पढ़ी है तो एक बात जरूर पढ़ी होगी कि कोई भी बिल या कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता, सर 5 मिनट बाद में आ जाएगा, कि तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिले। अगर आपको पता है, आपने सुना होगा कि धारा 370 हट गई है ना, किसकी स्वीकृति से, रामनाथ कोविंद की। कौन है, राष्ट्रपति। यानी कोई भी बिल या विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर किसके साइन ना हो, राष्ट्रपति के साइन ना हो। तो 18 सितंबर 1966 को पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग यानी किसकी स्वीकृति मिल गई, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। और बात है 1 नवंबर 1966, किस आधार पे, भाषा के आधार पर। ध्यान से सुनिएगा, देश का 17वां राज्य, 18वां संविधान संशोधन। बहुत सी जगह गलत लिखा हुआ है कि जी 18वां राज्य, नहीं, 18वां तो अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था। राज्य कौन सा था, 17वां। और किससे अलग हुए,
पंजाब का कितना % हिस्सा, 35.18। पेपर में क्या आता है, पंजाब का 35% हिस्सा एट प्रेजेंट का क्या बन गया बेटे, हरियाणा बन गया। यानी 1 नवंबर 1966 को किस आधार पे, भाषा के आधार पे देश का 17वां राज्य, 18वां संविधान संशोधन और पंजाब का 35% हिस्सा क्या बन गया, हरियाणा। ध्यान से सुने, डाउट हो सकता है बहुत सी बुकों में पढ़ोगे तो कई जगह इस 18वें संविधान संशोधन की जगह क्या दिया हुआ है, 7th अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन दिया हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन दिया हुआ है जी, 7वां संविधान संशोधन दिया हुआ है। अब इसको बताता हूं मैं कैसे कि ये 7वां संविधान संशोधन क्या है। देखिए ध्यान से, 2 बातें लिख रहा हूं। एक तो मैंने क्या लिखा कि जी 1 नवंबर 1966 को क्या बन गया, हरियाणा। कौन सा राज्य, 17वां। कौन से राज्य से अलग हुआ, पंजाब से। संविधान संशोधन कौन सा, 18वां संविधान संशोधन। जरा सुनिएगा, एक इसी की जगह क्या लिखा कि जी 7वां संविधान संशोधन। सुनिएगा ध्यान से, बात थी 1956 ईस्वी की। देखिए आपको बताता हूं, याद कराता हूं थोड़ा सा कि 1956 में हमने क्या किया था। देखो 1953 ईस्वी में, यहां 1953 ईस्वी में क्या था कि फजल अली आयोग आया। इन्होंने रिपोर्ट कब पेश की, 1956 में, और क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। अब सुनो, जो 1956 ईस्वी में ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, तो 2 चीजें हुई। पूरे देश में बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, कारण कि या तो आंध्र प्रदेश क्यों बनाया भाषा के आधार पे, अगर आंध्र प्रदेश बना दिया तो और भी राज्य बढ़ाओ। तो फजल अली ने तो मना कर दिया था 1956 में कि भाषा के आधार पे राज्य नहीं बनेंगे। इस देश में इतना विरोध हुआ कि उस विरोध को देखते हुए 1956 में क्या किया गया, एक कानून लाया गया। पॉलिटी अगर किसी बच्चे ने पढ़ी है तो पता होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। मतलब बेटा राज्यों का दोबारा से गठन किया जाएगा बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा के आधार पर। कि जी ठीक है भाई, लड़ाई ना करो, देश में सारे राज्यों का दोबारा गठन किया जाएगा। किस आधार पे, भाषा के आधार पे। ये बात कब कही, 1956 में, और उस समय संशोधन था 7वां संविधान संशोधन। 2 मिनट लास्ट ध्यान से सुनेंगे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लोगों से लिया हुआ है, उधार का थैला बोलते हैं। हमने जो भी संविधान की बातें ली दूसरे देशों से ली है। हमारा लचीला संविधान है, हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। जैसे पीछे अपने मेजर संशोधन में जीएसटी सुना हुआ कि जीएसटी 122वां संविधान संशोधन है, लागू कौन सा है, 101वां। सुनो, 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का दोबारा गठन किया जाएगा। यह बात कौन से संविधान में थी, 7वें संविधान संशोधन में। अब मैंने 2 बात लिखी कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत। अब हरियाणा कब बना, तो हरियाणा बना बेटे 1956 में। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन है, 18वां। कई बुकों में लिखा हुआ है 7वां। ध्यान से सुने, 7वां संविधान संशोधन कब था, यानी जो 7वां था वो तो था 1956 में, और 18वां हरियाणा बना तब कब था, 1966 में। पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन होगा। यह बात कौन से संविधान संशोधन की है, 7वें संविधान संशोधन की। लेकिन 7वां संविधान संशोधन कब था, 1956। हरियाणा आते आते कितने साल लग गए, 10 साल। और संविधान संशोधन कौन सा हो गया, 18वां संविधान संशोधन आपका हो गया। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम भाषा के आधार पे पंजाब से अलग हुए कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो वो क्या आंसर देना है आपको, 18वें संविधान संशोधन के तहत। ये आपका क्या था,
हरियाणा नामकरण तथा हरियाणा उदय। ये आपका क्या था, आज का बेसिक लेक्चर था। इसमें आगे आपका जो हरियाणा का जो अक्षांश विस्तार है वो चीजें और 2-3 चीजें कुछ और है वो आगे के बेसिक में की जाएगी। तो आज के लिए यानी इस क्लास यहां तक ही आपका क्या हो गया, हरियाणा का नामकरण और हरियाणा का उदय का, हरियाणा का लेक्चर नंबर 1। थैंक यू भाई।